आज हम हरियाणा के भ्रष्टाचार को लेकर बात करेंगे और हरियाणा के भ्रष्टाचार के साथ साथ हम कानून व्यवस्था की भी बात करेंगे। हमारे साथ इस समय आफ्ताब अहमद हरियाणा के पूर्व मंत्री और नूंह से विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, जिस प्रकार से लगातार हरियाणा में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं? मैं समझता हूं कि हरियाणा एक आदर्श प्रदेश था, जहां विकास, जहां की खुशहाली और जहां कानून व्यवस्था में दिल्ली के पास होने के बावजूद भी पड़ोसी और राज्य यूपी के तुलना में हमेशा हरियाणा को जो है अपराध मुक्त, हमेशा जो है कि यहाँ के लोग जो है न्याय पसंद तो हैं ही, लेकिन कभी कानून व्यवस्था ऐसी चुनौती नहीं बना। लेकिन पिछले सालों में आप देख सकते हो कि हिंदुस्तान में अगर कहीं से ऑर्गेनाइज्ड गैंग चल रहे हैं, विदेश में बैठे लोग हत्या करवा रहे हैं, वो हरियाणा के प्रदेश में आप देख सकते हो। आज अपराधी खुलेआम, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन गोली मार के, अब चाहे व्यापारी हो, चाहे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे समाज के कमज़ोर वर्ग महिलाओं पे हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी दर्दनाक, कष्टनाक और ऐसी दरिंदगी जो है आप सामने आती है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश जो है गुंडों के हवाले भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी की सरकार, और कितनी बार नायब सिंह सैनी इस बात को कह चुके हैं कि भाई गुंडे छोड़ दें, लेकिन असर कुछ नहीं पड़ा, जवाबदेही कुछ नहीं है। आपने राजनीति की बात की तो अभय सिंह चौटाला को भी धमकी मिली है। मैं समझता हूँ उनके तो प्रदेश अध्यक्ष गोलियों से भून दिया गया इनेलो के ऊपर, और उनको धमकी मिली। कितनी बड़ी इस फेलियर है कि धमकियाँ दी जाती हैं, ये तो इनकी है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा में व्यापारी, कोई भी जो सफल व्यापारी है, उसको हर रोज़ इस बात की चुनौती है। सरकार को जाने में डर लगता है क्योंकि विश्वसनीयता नहीं रही, और लोग जो है फिरौती और बाहर से बैठे बैठे अपनी जान की करने के लिए, क्योंकि नहीं करते तो वहाँ जब भी गोली चल जाती है, जब भी उसके ऊपर कुछ हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार अब की बार बहुमत को मैनेज तो कर गई, लेकिन मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था जो है उसे पूरी तरह फेल हो गई। मैनेज होना है। हरियाणा को 75% जो है बीपीएल बना दिया इन्होंने, सबको जो है राशन का कर दिया, पेंशन का कर दिया, परिवार पहचान पत्र का एक और इतना बड़ा फ्रॉड करके कर दिया। अब मतलब जो है लोगों को जब वोट मिल गई, अब उनका काटने का काम कर रहे हैं। अभी राशन काट रहे हैं, फिर पेंशन काटेंगे। यही तरीके से मैनेज किया जाता है प्रजातंत्र में कई तरीके से, और बीजेपी इस चीज़ में माहिर, अपने आप को महारत जो है हासिल करती दिख रही है। देखिए, आपने कानून व्यवस्था की बात की। कानून व्यवस्था में इस प्रकार से जंगल राज आपने पहले कभी नहीं, हमने कभी नहीं। 10 साल हुड्डा साहब की सरकार भी रही नहीं, आप देख सकते हो उससे पहले भी एक जो है प्रादेशिक राजनीतिक दल था जिसने हालात जो है बद से बदतर किए थे। आज वो उनसे ज़्यादा बदतर हालात हैं। उस वक्त 2005 में जब सरकार आई, उस वक्त जो ये नायब सिंह सैनी जो आज कहते हैं, वो कांग्रेस की नकल करके कहते हैं, या तो गुंडागर्दी छोड़ दे। उस वक्त जो हमारे मुखिया थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस सरकार ने ये दृढ़ संकल्प लेके और इस पर अमली जामा पहना के बदमाशी को ख़त्म किया था, गुंडा राज ख़त्म किया था, और अमन चैन से हरियाणा वासी उस वक्त रह रहे थे। और आज भी लोगों को वही समय याद आता है। और जब आधुनिकीकरण होने के बावजूद, पुलिस के बावजूद, आज भी अपराध इतना बढ़ रहा है। अवैध माइनिंग होती है, भ्रष्टाचार के कोई आलम ही नहीं है किसी चीज़ के लिए। पुलिस अधिकारियों पे से करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, वैसे मतलब को ये कहते हैं कि वैसे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, और किसी चीज़ के लिए नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार में ये सरकार अपने आप में रिकॉर्ड कायम कर रही है। दूसरा एक और हरियाणा में चर्चा है कि जो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, शायद उनको प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं, उनको चेला कहना। विधानसभा में एक आवाज़ उठाई थी कि चेला है खट्टर साहब के और चेला चीनी बन गए हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा की सरकार नायब सिंह सैनी ना चला के दिल्ली में खट्टर साहब बैठ के सरकार चला रहे हैं, और जो भी फैसले होते हैं वो वहीं होते हैं। और सैनी साहब जो है
इस बारे में अपनी स्थिति को खुद स्पष्ट करें, नहीं तो लोगों ने तो मान ही लिया है कि दिल्ली से चल रहा है। और अधिकारियों में और प्रदेश की जनता में तो मैसेज यही है कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री नहीं, वो तो अपना जो जिम्मेवारी खट्टर साहब ने उनके दे दी है, जिसके वो लायक नहीं थे शायद, उसके वो जो है उसका अपना एहसान जो है वो उतार रहे हैं। देखिए, अधिकारी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी सरकार पर हावी रहते हैं कि आप जाइए तबादला करा दीजिए, क्या होगा तबादले नहीं, मैं तो समझता हूँ तबादले तो बूदले की तो बात है ही नहीं, जवाबदेही तो इस सरकार में किसी की है ही नहीं। कानून व्यवस्था की फेलियर, भ्रष्टाचार का फेलियर, और इससे बड़ा फेलियर क्या होएगा। गुड़गांव एक मिलीनियम सिटी है इस देश की, पूरे देश में जो है, विदेश में अगर किसी हमारे हरियाणा के शहर का नाम है तो गुड़गांव गुरुग्राम का नाम है, लेकिन आज क्या हालत है। थोड़ी बारिश हो जाती है, हर बार हज़ारों करोड़ रुपए लगता है। वो भ्रष्टाचार का यही है, ना किसी की जवाबदेही। वो एमपी भी वही, वो भी केंद्रीय मंत्री, एमएलए भी बीजेपी के सारे, वो भी मंत्री बनते, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं है। वहाँ किसी चीज़ का कुछ नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। हाँ, गुड़गांव वासियों को ज़रूर नरक की जीवन जो है झेलना पड़ता है, और गाड़ियाँ डूब जाती हैं, लोगों का रास्ता नहीं मिलता, और लोग मतलब थोड़ी सी बारिश होने पे इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया। साइकिल वाला डूब जाता है, पानी में मौत हो जाती है। मतलब मौत होती है। मैं समझता हूँ उससे बड़ी है कि हम क्या अपनी एक गुड़गांव को एक भारत में एक जो है मिनी बॉम्बे की तरह या कैपिटल सिटी की तरह देखते हैं। सारे एमएनसी वहाँ हमारे कांग्रेस के राज में आप देख सकते हो कितनी निवेश आया था, और आज जो है लोग जो है 100-100 करोड़ के फ्लैट तो ले लेते हैं, लेकिन उनके घर में जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, पानी भर जाता है। तो ये किसकी विफलता है। और बार बार इस चीज़ का कहने के बावजूद भी असर कुछ नहीं होता। बस हाँ, मतलब जो है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे केंद्रीय मंत्री हो, जवाबदेही कुछ नहीं है। लोगों को उनको अपने उसके ऊपर रहमो करम पे छोड़ रखा है। परसों प्रधानमंत्री ने पटना में कहा कि एक बार वोट दे के देखिए, पटना को गुड़गांव की तरह विकसित कर देंगे। तो गुड़गांव की तरह विकसित तो यही है कि पानी में डूब जाएगा। नहीं, वो तो वोट लेने के लिए, वो तो हमेशा प्रधानमंत्री जी ना हर एक जगह जहां वो इलेक्शन होता है वहां इसी तरीके की जो है शैली का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोग उनके बहकावे में बरगलाने में आ जाएं और वो सत्ता मिल जाए। उसके बाद फिर जो है काम हो मत हो, तीसरी बार बीजेपी सरकार है, क्यों नहीं जिम्मेवारी लेती। कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी क्यों नहीं लेती, भ्रष्टाचार की जिम्मेवारी क्यों नहीं लेती, विकास की जिम्मेवारी क्यों नहीं लेती। उनकी तो लेनी नहीं, और चीज़ों में जो है अपने आप को मुब्तला करती है सरकार। मैं समझता हूँ इससे विफलता सरकार और लोग जितने विमुख पिछले 9-10 महीनों में, एक जैसे कहते हैं ना, मैंने कहा मैनेज करा हुआ बहुमत है, उससे जितने विमुख हो सके, मैं समझता हूँ आज अनपॉपुलर गवर्नमेंट हो चुकी है। और अगर नैतिकता इनमें रह रही है तो इनको अपने आप में ये नहीं कहना चाहिए कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार, उसके बावजूद भी ये हालात। विकास तो दूर, विनाश की तरफ हरियाणा चल रहा है। कानून व्यवस्था जिस प्रदेश में नहीं होती, मैं समझता हूँ उसमें लोग आशंकित रहते हैं, लोगों को भय और डर के माहौल में रहते हैं। और भ्रष्टाचार का आलम ये है, मैं समझता हूँ किसी महकमे में चले जाओ, दिखाते ये हैं कि नकेल कस रही है, लेकिन सारी नकेल चंडीगढ़ से इन्हीं के पास है सारी चीज़ें। हमारे ज़िले में तो ऐसे ऐसे अधिकारी जिनके ऊपर मुकदमे हो जाते हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के, उन्हीं को लाके एसडीओ भी वही होते हैं, डीआरओ भी वही होते हैं, यहाँ जरूर लगाए जाते हैं, जिससे कि किसी जितना भ्रष्ट अधिकारी वो यहाँ जरूर होकर लग के जाएगा। और कितनी मर्जी जनता कह ले, पुनाना में जिस तरीके से लोगों ने जो है एक नायब तहसीलदार के लिए कहा, पर इस सरकार की जब हमने कहन सुनी करी, जब बड़ी मुश्किल से उससे चार्ज जरूर ले लिया। तो ये सरकार जो है इस मामले में मैं समझता हूँ कि खुद जो है कुछ अपने आप में सुधार, या हरियाणा की जनता को कुछ जो है देने की, या उस चीज़ के बेहतर जीवन जिसका ये कहते हैं, इन्होंने हमेशा कहते हैं कि हम स्वर्णिम हरियाणा बनाएंगे, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उन सब चीज़ों से परे होके विकास की तो बात दूर, विनाश की तरफ हरियाणा प्रदेश चल रहा है। विधायक जी, आप मेवात से बिलोंग करते हैं, मेवात की हालत क्या है? मेवात में भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के साथ साथ कितनी बड़ी बेईमानी हो रही है यहाँ पे? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो भी कांग्रेस के समय के जितने भी परियोजना है, हमारे यहाँ शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज है, हमें विधायकों को 4 विधायक हम यहाँ अपने इलाके से जो कांग्रेस से बन के गए, अब की बार पहली बार बनने, सबसे पहले हमें धरना देना पड़ा अपने साथ लोगों के साथ बैठ के। क्यों देना पड़ा?
बन तो गया लेकिन वो अस्पताल ना होके रेफरल हॉस्पिटल बना दिया। डॉक्टर उसमें नहीं, इलाज उसमें नहीं, उसकी अव्यवस्था की बात कर रहे तो उसमें किसी चीज़ के लिए मतलब जो चीज़ें बनी हुई हैं कांग्रेस के समय की उनको नहीं। 4 लेन का प्रोजेक्ट है, 2014 में उसको बना दिया गया था, उसको आज 2025 में उसका काम नहीं शुरू हुआ। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है, वो 2014 का बना पड़ा, अब तक शुरुआत नहीं हुई। यहाँ शिक्षा की बात मैं कहूँ, पिछले 2 साल से ना डीओ है, ना डिप्टी डीओ है, ना बीओ है, और लगा दिया एडिशनल चार्ज दे रहे थे। सारे महारथियों को एडिशनल चार्ज दिया जाता है, किसी की रिटायरमेंट 10 दिन बाद है, किसी की। तो वैसे तो ये आकांक्षावान ज़िला है, प्रधानमंत्री जी, नीति आयोग और उसकी, लेकिन जब यहाँ शिक्षा की, चिकित्सा की, इनकी बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि सरकार की कोई तवज्जो नहीं है। और यही दर्शाता है कि हरियाणा में है तो हालात पूरे हरियाणा के, लेकिन यहाँ बदतर हालात है। और शिक्षा किस नज़र से देखा भाई इस नज़र से कि मैं समझता हूँ कि शायद कांग्रेस को वोट देने का जो है उसका लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और लोग जो है इनको वोट भी दे क्योंकि एमपी तो इन्हीं का, या केंद्रीय मंत्री भी इन्हीं के बनते हैं, सरकार भी, लेकिन उसकी भी कोई जवाबदेही कुछ नहीं है किसी चीज़ के लिए। फिर जिक्र किया राव इंद्रजीत सिंह है, केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ के सांसद भी हैं। हाँ। क्या वो विकास कार्य नहीं, वो उन्हें फेल नहीं, आते ही नहीं, वहाँ का तो कोई एजेंडा ही नहीं है। लगातार 3 बार से वोट तो ले लेते हैं। वोट तो लोग मतलब वो वोट लेते भी नहीं है, वो तो कहते हैं लोग जनता वोट देती है, मैं तो मांगने भी जाता, क्योंकि आते नहीं, मांगने भी नहीं आते वोट पे। अच्छा, मांगने भी नहीं आते। वो कहते हैं मैं तो मांगने कहाँ गया था। अब की बार मुकाबला हुआ राज बब्बर के, जब जरूर थोड़े से पसीने आगे कि हाँ जनता की ताकत कुछ होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ तक जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी से। राज बब्बर की बात की है तो चुनाव की बात की है, राज बब्बर को हराने में किनका ज्यादा योगदान रहा? नहीं, पार्टी के नेताओं का? नहीं, वो नए कैंडिडेट थे। नाराजगी तो थी बीजेपी से और राव इंद्रजीत से, लेकिन उसको नए कैंडिडेट थे। इतने दिनों में यहाँ के इलाके ने तो पूरी तरीके से झोली भर दी, लेकिन परली तरफ गुड़गांव जहाँ वोट ज़्यादा हैं उनको यकीन सा नहीं हुआ। नहीं तो अगर उन्हें इस बात था, इतना था, तो मैं समझता हूँ कि अब की बार जो है इतिहास बनता और यहाँ से कांग्रेस जीतती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आफ्ताब अहमद ने जिस प्रकार से बेबाक सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा किया और सरकार के बारे में बताया गया कि कहीं ना कहीं सरकार मेवात के साथ भेदभाव करती है और इसलिए मेवात का विकास नहीं हो पा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा सरकार अगर संज्ञान लेती है, क्योंकि अधिकारी इस प्रकार से लगाए जाते हैं, यहाँ पे कोई अधिकारी 10 दिन के लिए 10 दिन रह जाते हैं रिटायरमेंट के, किसी अधिकारी को डबल चार्ज दिया जाता है, किसी को ट्रिपल चार्ज दिया जाता है, लेकिन विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।